हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी ये तीनों डिफरेंट एक्टिविटीज़ किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। फिर हम देखेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स में किस तरीके से बदलाव होते गए हैं, यानी कि हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। और लास्ट में देखेंगे आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसके पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूँ, हमें जानना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है। दोस्तों, जो भी हम काम करते हैं, अगर हमारे काम करने का पर्पस अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक्स है, यानी कि अगर हम पैसे कमाने के लिए, कोई अर्निंग करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है। और जो भी हम काम करते हैं उसको हम तीन तरीके की एक्टिविटीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें है पहला प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटी और तीसरे को हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटी। तो आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जो सीधे सीधे डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? नेचर पे, जो नेचर से डिपेंडेंट है। एग्जांपल के लिए फिशिंग। फिशिंग एक ऐसी एक्टिविटी है दोस्तों जिसमें हम मछली पालते हैं, मछली को बेचते हैं और अर्निंग करते हैं, लेकिन हम मछली बनाते नहीं हैं। मछली बाय नेचर हमें मिलता है। वैसे ही फॉरेस्ट्री, जिसमें हम वन में काम करते हैं, जंगल में पेड़ उगाते हैं। अब हम पेड़ उगा रहे हैं तो हम एक बस मीडियम है, पेड़ उगाना हमारा काम नहीं है। पेड़ नेचुरली उगता है, अपने आप उगता है, तो इसमें नेचर का डायरेक्ट कंट्रोल है। वैसे ही फार्मिंग, हम एक मीडियम होते हैं कोई भी फसल उगाने के लिए, कोई भी सब्जी उगाने के लिए, फल उगाने के लिए, लेकिन वो उगता नेचुरली है। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें, या माइनिंग है, माइनिंग भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ माइनिंग कर रहे हैं, हमने सिर्फ माइंस करके चीज़ों को निकाला है, जो जो मिनरल्स है उसको हमने निकाला है, लेकिन वो है क्या? वो नेचुरली अपने आप बन रहे हैं, हमने उसके बनाया नहीं है। हमने आयरन ओर नहीं बनाया, हमने गोल्ड नहीं बनाया, बॉक्साइट नहीं बनाया। वो चीज़ें नेचर के द्वारा हमें दी गई हैं, हमने सिर्फ उसको एक्टिवेट किया। इसलिए सभी एक्टिविटी कहलाती हैं प्राइमरी एक्टिविटी। और चूंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं प्राइमरी एक्टिविटी के लोग, तो इसीलिए हम इस सेक्टर को एक और नाम से जानते हैं। इसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो ये हो गया पहला एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती हैं जिनका कंसर्न होता है, जिसका रिलेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग से, यानी किसी चीज़ के बनाने से, प्रोसेसिंग से, यानी किसी चीज़ को प्रोसेस में लेकर के आने से। कैसे प्रोसेस में लेकर आने से? जैसे मान लीजिए कि हमने जो है मिल्क से जो है बटर बनाया और बटर हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो बटर बनाने का जो प्रोसेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगी, ठीक है। लेकिन कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बाइक की मैन्युफैक्चरिंग होती है। वैसे ही कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है, कंस्ट्रक्शंस हैं, ये सभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें हम कोई चीज़ बना रहे हैं। अब बनाते कैसे हैं? हम करते क्या है, हम सिंपली जो है एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल किससे समझते हैं? जैसे कि दूध। दूध एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, यानी कि हमें नेचर से मिला है, गाय ने हमें दूध दिया, ठीक है। अब हम उससे पनीर बना रहे हैं। हमने क्या किया? हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया। एक रॉ मटेरियल था हमारे पास, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया, जिसे हम कह रहे हैं कि ये पनीर है, चीज़ है, या बटर है, या जो भी ऐसी चीज़ें जो हम मिल्क से बना रहे हैं। तो वो सभी का हमने प्रोसेसिंग किया और हमने एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया। वैसे ही एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉटन। कॉटन से हमने कपड़ा बनाया, तो कॉटन जो है वो तो प्राइमरी प्रोडक्ट है, लेकिन हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया और कोई चीज़, नई चीज़ बनाई, तो उसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है। और जो ये काम है, जो हम कपड़े बनाने का जो काम कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो दोस्तों, इसीलिए इस सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई चीज़ बनाते हैं। जो तीसरा सेक्टर है दोस्तों, वो है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? ये इसका जो मेन पर्पस है टर्शरी सेक्टर का, वो है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, यानी उसको असिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए कि एक
शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है, शुगर बनाने का एक कारखाना है, चीनी बनाने का फैक्ट्री है। तो शुगर केन किसी किसान ने उगाया होगा, जिस किसान ने शुगर केन का प्रोडक्शन किया उसने प्राइमरी एक्टिविटी की। अब शुगर केन को हमको लेकर के जाना है उस जगह पे जहाँ पे चीनी बनेगा शुगर केन से। तो ये ले जाने का काम, एक खेत से, एक फील्ड से शुगर केन को फैक्ट्री में चीनी बनाने के लिए ले जाने का काम कौन करेगा? ये किया जाएगा किसी गाड़ी के द्वारा, किसी व्हीकल के द्वारा। तो जो व्हीकल वाला है उसको हम कहेंगे कि वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ और जहाँ पे शुगर बनेगा, इन दोनों को असिस्ट करने का काम किया, इन दोनों को हेल्प करने का काम किया और शुगर केन को शुगर इंडस्ट्री तक जो है उसने शुगर फैक्ट्री तक पहुँचा दिया, शुगर मिल तक पहुँचा दिया। अब ये क्या है कि असिस्ट करने का काम कर रहा है, कोई सामान नहीं दे रहा है आपको, सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है। तो जो टर्सरी सेक्टर है, जो तृतीयक सेवाएं हैं, इसमें हम हेल्प करते हैं, प्राइमरी को और सेकेंडरी सेक्टर को असिस्ट करने का काम करते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि शुगर बन गया, अब उसको स्टोरेज करना है या शुगर केन को ही स्टोर करके रखना है हमको, तो ये भी क्या है, ये भी टर्सरी सेक्टर है, ये भी एक सेवा दिया जा रहा है यहाँ पे। टर्सरी सेक्टर एक्चुअली सर्विस सेक्टर है दोस्तों, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें हम सेवा प्रदान करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, इसमें हम कोई वस्तु बनाते नहीं हैं, कोई चीज़ उगाते नहीं हैं, इसमें सिर्फ हम सेवा देते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एक सेवा है, स्टोरेज करना एक सेवा है। वैसे ही कम्युनिकेशन दोस्तों, ठीक है, बैंकिंग, ट्रेड यानी व्यापार करना, ये सभी सेवाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं किराने के दुकान पे, यानी कि किसी भी जनरल डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं और वहाँ पे जाके कोई सामान आप खरीदते हैं। वो क्या कर रहा है, जो सामान आपको बेच रहा है वो क्या कर रहा है, वो आपको सेवा दे रहा है। अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति वहाँ पे सामान नहीं बेच रहा होता तो आपको वहाँ पे जा करके सामान खरीदना होता है या सामान लेके आना होता है जहाँ पे वो सामान बन रही है। तो आपके लिए एक सेवा दे रहा है कि जहाँ से सामान बनता है वहाँ से वो ला करके और आपके घर के पास दुकान खोल के और आपको वो दे रहा है, तो आपको उसने सेवा दिया। तो ये सर्विस सेक्टर कहते हैं दोस्तों। कई बार जो सर्विस सेक्टर के कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टीचर, आपके अध्यापक न प्राइमरी सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं न सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सीधे सीधे सेवा दे रहे हैं और इसलिए सर्विस वो दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये भी टर्शरी सेक्टर में आता है। वैसे ही डॉक्टर्स, बार्बर्स यानी जो आपके बाल काटते हैं, कॉबलर्स मोची, लॉयर, कॉल सेंटर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है दोस्तों। जो भी आपको कोई किसी भी प्रकार से कोई आपको सेवा प्रदान कर रहा है वो सभी लोग किस में आएंगे, वो आएंगे टर्शरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में। तो ये 3 सेक्टर है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी भी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी बोलते हैं जब उससे इनकम जनरेट हो। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को कोई बनाना, जैसे ब्रेड बनाना, ठीक है, ब्रेड बनाना कौन सा सेक्टर है, ब्रेड बनाना सेकेंडरी सेक्टर है क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी मदर ब्रेड बनाती हैं, ये बताइए कौन सी एक्टिविटी है। तो ये दोस्तों कोई भी एक्टिविटी नहीं है, किसी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी मदर जब आपके लिए ब्रेड बनाती हैं तो वो इनकम जनरेट करना उसका पर्पस नहीं होता है। वो इसलिए नहीं ब्रेड बनाती हैं कि हमको इसके बदले में पैसे मिलेंगे, वो आपको सिर्फ सेवा दे रही हैं, ठीक है, वो आपका हेल्प कर रही हैं, ठीक है, आपकी मदद कर रही हैं, तो आपका पालन पोषण कर रही है, इसलिए वो जो है वो इनकम जनरेट करना चूँकि पर्पस नहीं है, इसीलिए जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आएगा। वैसे ही मान लीजिए कि आपके फादर टीचर हैं, आपके फादर टीचर हैं, जब वो स्कूल में पढ़ाते हैं तो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। वो उनकी जो एक्टिविटी है वो सर्विस सेक्टर की एक्टिविटी है, वो टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जब आपके फादर आपको पढ़ाते हैं तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। आपको पढ़ाने के बदले में जब आपको घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या घर पे बैठा के आपको पढ़ा रहे हैं तो इसके बदले में आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। तो इसलिए आपके फादर जब आपको पढ़ा रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके बदले में जब पैसे ले रहे हैं तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ों में अंतर समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या इंटरडिपेंडेंसी है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों ग्रुप बिल्कुल अलग अलग चीज़ें, नहीं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शर्ट, ठीक है, अब एक शर्ट को बनाने में हमको कॉटन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कपास की। हमको एक हैंडलूम या पावरलूम की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम कॉटन से हम थ्रेड बनाएं और उसके बाद से हम कपड़ा बनाएं, ठीक है। और उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की, जिससे कि हम कॉटन को हम मिल तक या इसको जो है मार्केट तक लेके जा सकें। तो अब इसमें क्या है, शर्ट को बनाने में प्राइमरी एक्टिविटी भी इंक्लूड है, यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है। सेकेंडरी एक्टिविटी भी इंक्लूड है, यानी जहाँ पे थ्रेड बनाया जा रहा है या जो है क्लॉथ पीसेस बनाए जा रहे हैं।
और इसमें टर्सरी सेक्टर भी इंक्लूड है, यानी ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी हेल्प से हम कपड़े को या कॉटन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं। तो हमको देखने में तो लगता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों अलग अलग हैं, लेकिन आप देखेंगे कि तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं, और ये डिपेंडेंसी ही जो है हमको फाइनल प्रोडक्ट पहुंचाती है। अगर शर्ट हमको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी हमको जो है एक फाइनल प्रोडक्ट शर्ट के रूप में मिल रहा है दोस्तों। तो इसको हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम कंपेयर करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि तीनों सेक्टर को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर हम किस लिहाज से करेंगे, हम देखेंगे कि किस में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और किस में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये टर्म्स बीच में आएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, ठीक है, यानी जब वो चीज़, कोई भी वस्तु हो, जब वो प्रयोग में लाए जाने के लिए योग्य हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल के लिए बिस्किट, हम बिस्किट खाते हैं, ठीक है, तो बिस्किट खाते हैं, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन आटा हम नहीं खाते हैं, आटे से बिस्किट बनती है। अब हम आटे को, ठीक है, प्लस शुगर को, यानी फ्लोर प्लस शुगर, हम दोनों को जब मिलाते हैं तो बनता है बिस्किट। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें मिला रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्या है ये? दोनों इंटरमीडिएट गुड्स हैं। वीट प्लस शुगर दोनों जो है, सॉरी वीट कहें या फ्लोर कह सकते हैं, फ्लोर प्लस यानी कि आटा और चीनी दोनों जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और दोनों को मिला करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये बिस्किट है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जब भी हम किसी भी इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं तो हमको सर्विस को भी काउंट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा तो है नहीं कि आटा और चीनी अपने आप मिलकर के बिस्किट बन गए। अब इसमें एक व्यक्ति था जिसने काम किया, कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने काम किया होगा मिल करके आटे और चीनी को मिलाने का, या जो भी और भी प्रोसेस है पकाने का, वो सब काम किया होगा। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्विस दिया। ठीक है, तो सभी गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज जब जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक फाइनल प्रोडक्ट्स मिल रहा है, और इस फाइनल प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते हैं। अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि हम चीनी को भी तो सीधे खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आप शुगर को सीधे कंज्यूम कर रहे हैं तो वो शुगर आपके लिए वहाँ पे फाइनल गुड्स हो जाएगा, लेकिन अगर शुगर से कोई चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पे शुगर इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। यानी कि जब किसी चीज़ को आप कंज्यूम करते हैं तो जहाँ पे आपने उसे कंज्यूम किया, जहाँ पे उसे आपने यूज कर लिया, यानी उसके बाद कुछ नहीं बना रहे हैं, तो वहीं पे वो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट्स हो जाएगा। लेकिन जो है, अब जैसे मान लीजिए कुकीज़ आप लेकर के आए, ऐसे बिस्किट लेकर के आए और इससे आपने केक बनाया, तो जब आप केक बनाए तो केक क्या हो गया, केक जो है वो, केक जो है आपके लिए फाइनल गुड्स हो गया, और यहाँ पे बिस्किट क्या बन गया, वो बन गया आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। तो उम्मीद है आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। यानी कि किसी एक साल के अंदर, एक देश के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जनरेट होते हैं। फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या है, अब ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप बिस्किट याद रखिए। ठीक है, तो जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जनरेट होते हैं किसी एक देश के अंदर एक साल के अंदर, उसको हम बोलते हैं कि ये इस देश का जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी एक कंट्री के अंदर एक साल में 10 पेन बनाए जाते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर, इसको थोड़ा डिफिनेशन पे ध्यान रखिएगा, विद इन अ पार्टिकुलर ईयर। तो एक साल के अंदर, एक कंट्री के अंदर, यानी कि किसी एक साल के अंदर हमने एक कंट्री के अंदर 10 पेन बनाए। तो ये पेन क्या है, ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज है। ठीक है, क्योंकि हम पेन को क्या करते हैं, हम पेन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए फाइनल गुड्स है। तो 10 पेन बनाए गए। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक पेन की कीमत 10 रुपये है। ठीक है, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपये। तो मार्केट प्राइस पे हम देखेंगे, यानी कि बाजार में एक पेन 10 रुपये का बिकता है, और उस कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जो फाइनल गुड्स बने वो क्या बने, 10 पेन। तो 10 पेन इंटू 10 रुपीज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। तो उस देश की जीडीपी कितनी हो गई, 100 रुपीज़। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था दोस्तों, जिसके द्वारा हमने समझा, यानी कि जो भी चीज़ें एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, जो फाइनल गुड्स होते हैं, उसको हम जो है उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसका हम वैल्यू निकाल देंगे, और हम समझ जाएंगे कि उस देश की जीडीपी कितनी है। अब दोस्तों एक चीज़ समझते हैं कि हम फाइनल गुड्स क्यों ले रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फाइनल गुड्स इसलिए ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट गुड्स के जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इंक्लूड है। अब हम मान लीजिए कि अगर पेन बनाने के लिए इसमें एक रिफिल लगा होगा, उसमें इंक होगा, और किसी ने सर्विस दिया होगा, प्लास्टिक यूज किया है, ठीक है,
और कोई व्यक्ति होगा जिसने पेन बनाया होगा, तो सबका जो वैल्यू है, हर चीज़ के वैल्यू को हम जोड़ते गए हैं और जोड़ करके फाइनल जो है हमने क्या बनाया, एक पेन का मूल्य तय किया कि इस पेन की मूल्य जो है वो 10 रुपये होना चाहिए। इसमें हो सकता है कि जो रिफिल है वो 2 रुपये का हो, इंक 1 रुपये का हो, जो इसका कवर है प्लास्टिक का वो मान लीजिए कि 3 रुपये का हो, किसी ने सेवा दिया हो उसने उसका कुछ मूल्य जोड़ा हो, जो ट्रांसपोर्टेशन किया हो यानी कि पेन को दूसरी जगह लेकर के आया हो मार्केट तक उसने कुछ मूल्य जोड़ा हो, सबको हम जोड़ दिए तो हमने तय किया कि इसका मूल्य जो है 10 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 रुपये एक पेन का मूल्य हो गया। चूंकि हमने एक साल के अंदर 10 पेन बनाया और इसीलिए जो है टोटल जीडीपी कितना हो गया, 100 रुपये। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब सवाल है कि कितना पेन बना या कोई भी चीज़ किसी देश के अंदर कितना बना, ये जो जीडीपी कैलकुलेट करना है ये काम करता कौन है हमारे देश में। तो हमारे देश में दोस्तों ये काम करती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ये वेबसाइट है, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं अगर ज़्यादा आपको इसके बारे में जानना है। तो इसी के अंतर्गत एक ऑफिस है दोस्तों जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और यही ऑफिस काम करता है कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का। किस तरीके से कैलकुलेट करता है, ये ऑफिस जो है जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो डिफरेंट स्टेट्स में जनरेट किए गए हैं और सर्विसेज सबका वैल्यू जो है वो जोड़ देता है और उसके बाद से बताता है कि हमारे कंट्री की जीडीपी कितनी है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि किस तरीके से समय के साथ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किस तरीके से चेंजेस आए हैं। तो कोई भी दोस्तों कंट्री, जैसे मान लीजिए कोई आज के समय में कि हम एक डेवलप्ड कंट्री ले लेते हैं, तो जो भी कंट्री हम देख रहे हैं कि आज के समय में बहुत डेवलप्ड है, वो उसके अंदर भी जो है एक चेंजेस आए हैं। एक समय पे ऐसा नहीं हुआ है कि हर लोग एक ही एक्टिविटी में रहे हों, समय के साथ कुछ चेंजेस आए हैं। तो किस तरीके से चेंजेस आए हैं उसको हमको जानना है। देखिए, शुरुआती समय में तो आप जानते हैं सभी लोग प्राइमरी एक्टिविटी में रहे होंगे, लोग खेती करते थे। ठीक है, तो शुरुआती समय में लोग तो खेती करते थे। बाद में क्या हुआ कि जो खेती करने का जो तरीका है, जो फार्मिंग मेथड है, वो चेंज होता गया। चेंज होने से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो जो है समय के साथ बढ़ता गया। जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो लोग क्या हुए, खेती छोड़ करके दूसरे जगहों पे शिफ्ट होने लगे। कहाँ पे शिफ्ट हुए, बहुत सारे लोग क्राफ्ट वर्क और ट्रेड करने लगे, यानी कि जैसे बुनकर का काम है, ठीक है, या जैसे टोकरी बनाना, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम करना जिसमें कोई खेती से संबंधित ना हो, जैसे कोई टोकरी बनाना, खादी जैसे कॉटन के कपड़े बनाना, तो ये क्राफ्टिंग है। ठीक है ना, तो क्राफ्टिंग करना, ट्रेड करना यानी व्यापार करना, ये काम जो है कुछ लोगों ने खेती करके ये काम करना शुरू कर दिया। उसी समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो कुछ दूसरे जगहों पे इंगेज थे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे यानी कि कुछ लोग प्रशासन कर रहे थे, कुछ लोग आर्मी में हुआ करते थे। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लोग खेती करते थे, राजा एक होता था, राजा की एक सेना होती थी। तो क्या है, कुछ लोग एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और कुछ लोग आर्मी में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग मंत्री हुआ करते थे राजा के, कुछ लोग उसके सलाहकार हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि एक ही समय बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में काम किया करते थे। सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, यानी कि औद्योगिकरण, जब बहुत सारी फैक्ट्रीज लगना शुरू होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब बहुत सारी फैक्ट्रीज लगना शुरू होती हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं, लोग जो है जो पहले खेती करते थे, तो बहुत सारे लोग खेती छोड़ करके अब वो फैक्ट्री में काम करना शुरू करते हैं। तो समय के साथ ऐसा होता है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद अगर आप देखें लास्ट 100 ईयर्स में, तो लास्ट 100 ईयर में भी एक नई शिफ्टिंग आई है। बहुत सारे लोग सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ करके और टर्सरी सेक्टर में आए हैं यानी सर्विस सेक्टर में। तो आज के समय की जो ज़्यादा डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग किस में हैं इंगेज, बहुत सारे लोग टर्सरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में इंगेज है। एक बार और इसको समझते हैं। मैंने बताया कि सबसे पहले लोग मोस्टली लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे, फिर फार्मिंग मेथड में चेंजेज आते हैं यानी कुछ सुधार होते हैं। सुधार होने से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो बहुत सारे लोग नए नए काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे क्राफ्ट करना, ट्रेड करना। उसी समय जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ट्रांसपोर्टेशन में इंगेज थे, एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में, इस तरीके के काम करते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, फैक्ट्री लगने शुरू होती है। जब फैक्ट्रीज बन जाती हैं तो बहुत सारे लोग खेती छोड़ करके फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। लेकिन लास्ट 100 ईयर्स में हम देखेंगे तो सर्विस सेक्टर, नई नई सर्विसेज जनरेट हुई हैं और नई नई सर्विसेज जनरेट होने की वजह से जो है नई नई मतलब जो सेवा क्षेत्र है वो जनरेट होने की वजह से क्या होता है, टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में इन तीनों सेक्टर्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने लोग किस सेक्टर में इंगेज हैं
और किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की जीडीपी में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज टर्सरी सेक्टर, व्हाई इज टर्सरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच सेक्टर हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, विच आर द न्यू सर्विसेज इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर। नई सर्विसेज क्या है? नई सर्विसेज जैसे कॉल सेंटर है दोस्तों, बीपीओ, ठीक है, या जो नई तरीके की जो सेवाएं जो जन्म ले रही है जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, ये सर्विस सेक्टर हैं, लेकिन जो है ये नई सेवाएं हैं, ठीक है, ये टर्सरी सेक्टर के अंदर नई नई सेवाएं जनरेट हो रही हैं। इन विच सेक्टर आर नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। बैंक एटीएम इज एन एग्जांपल ऑफ विच सेक्टर। What is GDP? State any two method of calculating GDP. State that method of calculating GDP. यानी कि GDP कैसे कैलकुलेट करते हैं। Why are only final goods and services counted while computing the total production? हम केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्यों काउंट करते हैं दोस्तों? ये इसलिए करते हैं ताकि जो है अगर हम मान लो इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट करेंगे और फाइनल गुड्स दोनों को काउंट करेंगे, तो हम जैसे एग्जांपल हमने समझा था ना पेन से, तो अगर हम मान लो पेन का भी वैल्यू जोड़ दें और रिफिल का भी वैल्यू जोड़ दें, तो पेन के वैल्यू में तो रिफिल की वैल्यू ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो जब हम दोनों को 2 बार जोड़ देंगे तो रिफिल की वैल्यू 2 बार जुड़ जाएगी। शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स को हम जोड़ते हैं। फाइनल गुड्स में रिफिल का भी वैल्यू है, इंक का भी वैल्यू है, मतलब ठीक है, तो जो कवर है उसका भी वैल्यू है। अगर हम सबको अलग अलग जोड़ दें फिर पेन का वैल्यू जोड़ देंगे तो 2 बार हर चीज़ का रिपीटेशन हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। व्हाट डज डबल काउंटिंग मीन? डबल काउंटिंग का क्या मतलब है? डबल काउंटिंग वही है दोस्तों, एक ही वस्तु को की कीमत को 2 बार जोड़ देना जो है डबल काउंटिंग कहलाता है। जैसे मैंने बताया ना कि पेन है तो पेन का वैल्यू एक बार जोड़ा और फिर पेन का जो कवर है उसकी भी वैल्यू एक बार और जोड़ दी, तो दोनों जो है डबल काउंटिंग हो जाएगी। यानी कि पेन के कवर की वैल्यू 2 बार, एक बार पेन का कवर के रूप में और एक बार पेन में, तो उसका वैल्यू इंक्लूड है ही। तो ये हो गया। व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? व्हेन वी produce goods by exploiting natural resources, in which category of economic sector such activities come? When we change natural products into other forms, which category of economic activities such activity comes? ठीक है। Distinguish between primary and secondary sector. Give one example each of primary and tertiary activities. Give 2 example of economic activities of the secondary sector. State any 2 examples of basic services provided by the tertiary sector. Basic services का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे हॉस्पिटल, टीचर, ठीक है, यानी डॉक्टर जो है वो बेसिक सर्विस देता है, टीचर जो है वो बेसिक सर्विस देता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला व्यक्ति जो है वो बेसिक सर्विस दे रहा है, बार्बर है, ये सभी बेसिक सर्विस, मतलब मूलभूत जो जरूरतें हैं वो। अब देखते हैं 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डज प्रोवाइड द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट्स? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। क्लासीफाई द फॉलोइंग 10 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब इसमें कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा प्राइमरी में आएगा, कौन सा सेकेंडरी में आएगा, कौन सा टर्सरी में आएगा, ठीक है। हाउ आर द 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ होगा यहाँ पे, सॉरी, ऑफ सर्विस सेक्टर। What is a natural products? Explain its importance in an industrial sector with suitable examples. How is the classification of economic activities into primary, secondary and tertiary is useful? Explain. अगला है explain with an example the interdependence of all the 3 sectors of economy. मैंने इसको समझाया, आप एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। Explain the meaning of GDP. GDP क्या होता है? How is it calculated? कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द इकोनॉमिक सेक्टर। मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझाया था इसको। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो ये भी आप समझा लेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।